गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत के अंदर टॉपिक लेते हैं दूसरा संधि। टॉपिक का नाम है संधि। सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि से तात्पर्य यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को संधि कहते हैं। संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को संधि कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, तो संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को, विकार यानी परिवर्तन होता है, विकार को हम कह सकते हैं परिवर्तन, विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, संधि क्या होता है? दो वर्णों का परस्पर मेल। जिस तरीके से हम, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, दो वर्णों का परस्पर मेल यानी दो पदों के अंदर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जिस तरीके से इस पद का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है आ, ये दोनों वर्ण हो गए और इन दोनों वर्णों का ही परस्पर मेल होगा। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के, दोनों के मिलने से जो संधि युक्त विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। जिस तरीके से आ और आ का मेल होने से आ ही प्रधान रहता है, तो इसलिए इस शब्द का रूप बन गया विद्यालय। ठीक है। इसी प्रकार से नया शब्द देखते हैं, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी के अंदर हम देखने जाएं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और इसका मेल अ से हो रहा है, तो इस तरीके से आ और अ के मिलने से आ प्रधान रहता है और इसलिए ये शब्द बन गया विद्यार्थी। ठीक है। इसी प्रकार से जब शब्द देखते, कोई नया पद देखते हैं, जिस तरीके से रमाधन ईश, रमाधन ईश, इस यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया आ और इसका मेल ई से हो रहा है और आ और ई के मिलने से ए बनता है। क्या बनता है? आ और ए का मेल ए बनता है, इसलिए यहाँ पर र आ का और ई से मेल होने से ए बन गया, इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा लग गई और यहाँ पर बन गया रमेशः। तो इस प्रकार से दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं संधि के भेद। नेक्स्ट बात करते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। चलिए बात करते हैं संधि के तीन भेद कौन कौन से। संधि के तीन भेद। कितने भेद? तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से? तो हम यहाँ पर बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इधर संधि का। यहाँ से जिस तरीके से ये संधि और इस संधि के तीन भेद कौन से हैं, तो इस तरीके से बात करेंगे हम संधि के तीन भेदों की। संधि का पहला भेद है वो कहलाता है स्वर संधि, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। दूसरा भेद है उसको कहते हैं व्यंजन संधि और संस्कृत में उसको हम कहते हैं हल संधि। और तीसरा भेद है वो विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। अब इस तीनों की डेफिनेशन क्या हो गई? स्वर संधि या अच संधि का मतलब क्या होता है? दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार, अर्थात हम ये कह सकते हैं दो अच वर्णों के परस्पर मेल होने से जो संधि युक्त विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। हल संधि या व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसके अंदर स्वर या हल वर्णों का, व्यंजन वर्ण का स्वर या हल वर्ण से मेल होता है।
जिसके अंदर एक व्यंजन वर्ण होगा और उसका मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो संधि युक्त विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर या हल वर्ण से मेल होने पर जो संधि युक्त विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन या हल संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर क्या बात होता है, विसर्ग का मेल, विसर्ग यानी ये प्रत्येक चिन्ह है जो विसर्ग का है, विसर्ग का मेल किसी स्वर या हल वर्ण से होता है, यानी अच या हल वर्ण से स्वर का मेल होने पर, विसर्ग का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम प्रत्यय की परिभाषा की। हम यहाँ पर पहले लेते हैं स्वर या अच संधि। स्वर या अच संधि, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वर अच संधि की परिभाषा, यानी दो स्वर या अच वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को स्वर या अच संधि कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्वर वर्णों का आपस में ही मेल होगा, वो कहलाती है स्वर संधि। जिस तरीके से हम, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें इसको, तो जैसे जिस तरीके से हम बात करें गण धन ईशः, यहाँ पर अ है और इधर अ है, अ भी स्वर ई भी स्वर, इस दोनों के मेल से जो पद बनेगा क्या बनेगा, गणेशः। ठीक है, जिस तरीके से शब्द लिखते हैं हम छात्र धन आवास, छात्र धन आवास, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है, इधर आ है, दोनों स्वर है, दोनों का पद जिस तरीके से क्या बन गया, छात्रावासः। ठीक है, आदि कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा बी लेते हम व्यंजन, या इसको बोलते हैं हल संधि। क्या बोलते हैं, हल संधि बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हल संधि का तात्पर्य क्या है, हल संधि किसे कहेंगे। तो हल संधि के अंदर हम लिखेंगे कि जब किसी व्यंजन या हल वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होने पर उत्पन्न संधि युक्त विकार व्यंजन संधि कहलाती है या हल संधि कहलाती है, हिंदी कहलाती है। जैसे बात करें हम, जैसे वाक धन ईशः, वाक धन ईश, यहाँ पर देखिए क हलंत है। हमने सबसे पहले टॉपिक बात की थी, जो हलंत वर्ण होता है वो स्वतंत्र व्यंजन वर्ण होता है, हल वर्ण होता है। तो यहाँ पर क वर्ण है और इसका ई से मेल होगा, व्यंजन का स्वर से मेल, और इस व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से उत्पन्न जो संधि युक्त विकार होता है वो व्यंजन या हल संधि कहलाती है। तो यहाँ पर क वर्ग है वो क्या हो गया, झल्लाम जस्सो अंते। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जस्सत्व हल संधि का ये उदाहरण है, इसलिए क वर्ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है और ये बन जाता है वा क अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया और इस स्वर इसके साथ मिलने से गी बन गया वागीशः, वाक धन ईशः, इस तरीके से बन गया है। जिस तरीके से
सट धन आनन, यह भी इसी संधि का उदाहरण है। ट अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है और ड बन जाएगा, आ इसके साथ मिलेंगे, डा न नह। ये क्या हो गया है, आदि। ये किसके उदाहरण हैं, हल संधि के उदाहरण हैं। इसी तरीके से बात करते हैं हम तीसरी, जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, चलिए बात करते हैं। पहले बताया मैंने, विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उससे उत्पन्न संधियुक्त विकार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अंदर। जब विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होने पर उत्पन्न संधि युक्त विकार, उत्पन्न संधि युक्त विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब इस जिस तरीके से बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको समझें। उदाहरण के तौर पर जैसे नमः धन्ते, नमः धन्ते, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है त, व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर विसर्ग का मेल त से होता है तो विसर्ग स में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग क्या हो जाता है, स बन जाता है। ये स, त का मेल, विसर्ग का मेल त से होता है तो यहाँ पर विसर्ग स बन गया। तो इस तरीके से नम पद बन गया, ये विसर्ग का स हो गया और ते, नमस्ते। इस तरीके से विसर्ग का किसी हल स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। जिस तरीके से हम बात करें, जैसे मनः धन हरः, यहाँ पर विसर्ग का मेल जब किसी व्यंजन से हो या स्वर से हो, विसर्ग से पहले अ आता है तो यहाँ पर विसर्ग रू हो जाता है और रू का आदेश ऊ होता है और ऊ और अ मिलकर के ओ गुण बन जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बन गया मनो, और ये पद है द्वितीय पद, वो व्यंजन है वैसे का वैसे रहता है, ये मनोहर आदि। ये उदाहरण है वो किसके हैं, हमारे विसर्ग संधि के हैं। यानी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो विसर्ग संधि कहलाती है, उससे उत्पन्न जो संधि युक्त विकार होता है। तो इस तरीके से ये 30 परिभाषाएं, जैसे हम संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर या अच् संधि, व्यंजन या हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, या दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को स्वर संधि कहते हैं। और जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उससे उत्पन्न संधि युक्त विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि यानी जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होने पर उत्पन्न संधि युक्त विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये तीनों संधियां हैं। अब इसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। स्वर संधि है उसके भी कई उपभेद हैं, व्यंजन संधि के उपभेद हैं और हल विसर्ग संधि के भी उपभेद हैं। तो हम बात करेंगे अगले इस टॉपिक पे। हम सबसे पहले लेंगे कि स्वर या अच् संधि के कौन कौन से भेद हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर स्वर या अच् संधि। ठीक है, इसके हम भेदों के बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन से भेद होते हैं। तो हम इस स्वर संधि के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, कुल 8 भेद है, उसके नाम लिखेंगे। स्वर संधि के कुल कितने भाग के संस्कृत के अंदर भेद है, 8 भेद है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला स्वर संधि का भेद है, उसको बोलते हैं दीर्घ अच् संधि। क्या कहेंगे, दीर्घ अच् संधि। दूसरा भेद बात करते हैं स्वर अच् संधि की। दूसरा भेद है गुण
संधि या गुण अच संधि, ठीक है, गुण संधि। तीसरा भेद वृद्धि अच संधि, वृद्धि रेची, वृद्धि अच संधि। चौथा भेद कहलाता है यण अच संधि, इको यणची, यण अच संधि। पांचवा भेद अयादि अच संधि, अयादि अच संधि। ये 5 भेद जो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं इसको। इसके बाद में इसका रूप आता है, भेद आता है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप अच संधि। इसके बाद में इसका एक और रूप आता है जिसको बोलेंगे हम पर रूप संधि। और अंतिम में एक और इसका 8वां भेद आता है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव अच संधि, प्रकृति भाव अच संधि। इदंत उदंत एदंत द्विवचन रूपे के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से ये हम स्वर संधि के कितने भेद है? 8। दीर्घ अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, यण अच संधि, अयादि अच संधि, पूर्व रूप अच संधि, पर रूप अच संधि और प्रकृति भाव अच संधि। इस 8 संधियों के बारे में हम इस यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। दीर्घ अच संधि सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर संधि जिसका नाम है दीर्घ अच संधि। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ अच संधि की। दीर्घ अच संधि क्या होती है? अब यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले बात की थी वर्णों की। वर्णों के अंदर हमने पढ़ा था स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के अंदर उसके 2 भेद पढ़े थे, एक ह्रस्व स्वर वर्ण और एक दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण के अंदर हमने बात की थी, इधर यहाँ पर मैं एक बार और बात कर लेता हूँ। स्वर वर्ण जिसके अंदर हमने ये ह्रस्व स्वर वर्ण जिसके अंदर हमने बात की थी अ, ई, उ, री और लिरी की, ठीक है। इसके बाद में हमने दूसरी बात की थी दीर्घ स्वर वर्णों की या दीर्घ अच वर्णों की। दीर्घ अच वर्णों से तात्पर्य हमने कहा था आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ और औ। तो यहाँ पर हमारे हम पढ़ रहे हैं दीर्घ अच संधि। कौन सी संधि? दीर्घ अच संधि। तो इसके अंदर हमारे को वे ही समान स्वर ढूंढने हैं जो क्या होते हैं, समान रूप से दिखते हैं। यानी यहाँ पर प्रथम 4 वर्ण है, ये वर्ण जिसका दीर्घ भी है और ह्रस्व भी है, तो उन वर्णों को लेना है, बाकी वर्णों को छोड़ देना है। यानी कि हमारे को इधर से प्रथम 4 और इधर से भी प्रथम 4, इन 4 वर्णों को, यानी कि दीर्घ अच स्वर वर्ण के अंदर क्या होता है, समान ह्रस्व और दीर्घ यानी समान जाति के जो वर्ण होते हैं उनके परस्पर मेल होने से ही जो दीर्घ वर्ण होता है वो प्रधान रहता है। यानी कि इसका हम ये कह सकते हैं कि अ का मेल अ से होता है तो ही आ बनेगा, और अ का आ से मेल होता है तो आ दीर्घ रहता है, प्रधान रहता है, और आ का आ से रहता है तो भी आ प्रधान रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे ई का ई से मेल होने पर ई बड़ी प्रधान, ई का बड़ी से मेल होता है तो भी बड़ी प्रधान रहेगी। यानी कि यहाँ पर दीर्घ स्वर वर्ण की प्रधानता रहती है इन वर्णों के अंदर। यानी समान ह्रस्व और दीर्घ वर्णों के परस्पर मेल होने पर उसके अंदर दीर्घ स जो वर्ण है वो प्रधान रहता है, इसलिए इस संधि का नाम पड़ गया दीर्घ अच संधि। चलिए बात करते हैं, हम इसका सूत्र लिखते हैं। जिस तरीके से प्रथम सूत्र के अंदर हम बात करें तो प्रथम सूत्र ये कहता है अ या आ का मेल, अ या आ का मेल अ या आ से होता है तो बराबर आ वर्ण बनता है। कहने का तात्पर्य ये, इसके छोटे छोटे, इसको और विभाजित किया जाए तो छोटे छोटे 4 सूत्र बन जाएंगे। यानी कि अ या अ का मेल होता है तो उससे भी आ वर्ण प्रधान बन रहता है, अ और अ के मिलने से भी क्या बनता है, आ बनता है। जैसे पहला सूत्र लेते हैं अ और अ बराबर आ, ठीक है। जिस तरीके से इसका उदाहरण हम पढ़ें, इस सूत्र के अनुसार हम उदाहरण लें तो जैसे
मूर्धन अरि, मूर्धन अरि। यहाँ पर देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी अ है और दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। तो इसलिए मुँह र से अ हटा और इधर से अ, दोनों मिलकर के आ बन गए, तो मुँह और र के साथ में क्या बन जाएगा, आ, और ये बन जाएगा वर्ण मुरारी। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा वर्ण है, दूसरा जो इसका शब्द लेते हैं, जैसे दूसरे सूत्र के अंदर हम बात करते हैं, जैसे आ का मेल अ से होता है तो भी क्या बनता है, आ बनता है। ये इसी का ही सूत्र है, हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं। यानी अ और आ का परस्पर मेल, समान वर्ण है, आपस में मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमने बात की थी विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ है। आ और अ दोनों मिलेंगे तो आ प्रधान रहेगा, तो यहाँ पर अ हटा देंगे तो पीछे क्या बन गया, विद्यार्थी। तो ये हो गया विद्यार्थी, ये इसका रूप बन गया आ और अ का। नेक्स्ट पद लेते हैं, इसी का ही हम तीसरा नियम लेते हैं। आ का मेल आ से होता है तो भी क्या बनता है, आ बनता है। जैसे बात करें हम विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय के अंदर आप बात की जाए तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और इधर भी आ, दोनों मिलेंगे तो आ ही रहेगा, तो इसको आ, एक आ को हटा दो और यहाँ पर पद बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। इसी का चौथा नियम हम बात करें, जैसे अ का मेल आ से होता है, अ का मेल आ से होता है तो भी आ प्रधान रहता है। जैसे देवधन आलय, देवधन आलय, हिमधन आलय, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम अ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ और अ का आ मिलता है तो वह के साथ में आ मिल जाएगा और देवालय बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे इसके उपनियम दीर्घ अच संधि के अंदर छोटे छोटे उपनियम बन गए और जिसके आधार पर हम इसको एक ही सूत्र को 4 भागों में विभाजित करके हम इसी प्रकार से ये 4 नियम बनते हैं। इनके कितने नियम बनेंगे, 4 नियम। हम अगली बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। तो हमारा पहला सूत्र, इसका जो मुख्य सूत्र है, जो मुख्य सूत्र है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि अ या आ का मेल परस्पर होता है तो आ वर्ण प्रधान रहता है, इसी भांति हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरा नियम है वो दूसरे नियम की। तो इसके अंदर छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो यहाँ पर बड़ी ई प्रधान रहती है। ये इसका मुख्य सूत्र है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अंदर भी इस तरीके से छोटे छोटे सूत्र के अनुसार अब ये बात की जाए तो हम इसी तरीके से इसके सूत्र भी बना सकते हैं। दोबारा बार बार बनाने आप उसको समझ गए होंगे कि जिस तरीके से इसको क्लासिफाई करके हमने वर्गीकृत करके इस 4 नियम बनाए हैं, उसी प्रकार से हम इसके भी बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जैसे बात करते हैं, यहाँ पर सूत्र में तो दोबारा पूरे नहीं लिख रहा हूँ और आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे शब्द लिखता हूँ लक्ष्मी धन ईसह, यहाँ पर देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी बड़ी ई, यानी ई और ई जैसे मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। तो ये बड़ी पहले से बनी हुई है तो इस ई को हटा दीजिए और बाकी वाले पद को वापस मिला दीजिए तो पद क्या बन गया, लक्ष्मी, और ई हट गया, पीछे वाला पद लिख दिया लक्ष्मी सह। ठीक है, इसी तरीके से हम और बात करें इसी शब्दों के अंदर, जिस तरीके से मुनि धन इंद्र, तो यहाँ पर छोटी ई है, इधर छोटी ई है तो क्या बन जाएगा, मुंह और नी के अंदर ई और ई मिलेंगे, बड़ी ई जाएगी, नंद्र, ई हो गया मुनिंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से रवि धन ईसह, यहाँ पर बात कही थी
छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो भी क्या बन जाएगा, बड़ी ई, रवि, और ये ई हट गई और ये स रह गया, रविशः। ठीक है, इसी प्रकार से श्री धन ईश्वर, ठीक है, श्री धन ईश्वर, ई का ई से या श्री धन ईश्वर लिख सकते हैं। श्री, ये ई है, ई इधर भी बड़ी है और इधर भी बड़ी है, बड़ी ई बनती है तो ये श्री, तो श्री रहेगा और ये ई हट गया, पीछे से लिख दीजिए श्रीश्वर, ये बन गया इसका रूप। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो कौन सा रूप बनता है, बड़ा ऊ। कौन सा ऊ प्रधान रहता है, बड़ा ऊ। जैसे तरीके से हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे भानु धन उदय, भानु धन उदय, यहाँ पर ऊ और इधर ऊ दोनों मिलेंगे, ऊ कौन सा हो जाएगा, बड़ा, तो ये भानुदय। ठीक है, इसी प्रकार से लघु धन उर्मिय, लघु धन उर्मिय, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मेल क्या हो जाएगा, लघुर्मिय। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे बात करें गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश हो जाएगा, उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊ और वाला। और चौथा नियम इसके अंदर ही हम बात करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है, इधर बात कीजिए, री और बड़ी री, इसका मेल छोटी री और बड़ी री से होता है तो बड़ी री प्रधान रहती है। ये चौथा नियम है। इसके उदाहरण बेहद कम मिलते हैं लेकिन फिर भी हम बात कर देते हैं। पितृ धन ऋणम, पितृ धन ऋणम, यहाँ पर री है छोटा और इधर भी छोटा री है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये री और ये री, बड़ी री हो गया, ये पितृ नम, बड़ी री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मातृ धन ऋणम, ठीक है, ये मातृ इज इक्वल बराबर, ये छोटी री है, दोनों री मिलकर के बड़ी री हो गया, ये बड़ी री हो गया, मातृ ऋणम। इस तरीके से ये होगी दीर्घ अच संधि, यानी दीर्घ अच संधि के अंदर समान ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न संधि युक्त विकार को क्या कहते हैं, दीर्घ अच संधि कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये संधि का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये आगे चलता रहेगा। इसका अगला टॉपिक हम कल करेंगे। दीर्घ अच संधि बढ़ा, कल हम गुण अच संधि और वृद्धि अच संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।